नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम रोज सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज इस नोटेड जानकारी को जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which has been declared as the 16th bird sanctuary of तमिलनाडु recently? हाल ही में तमिलनाडु का 16वां पक्षी विहार किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है काजुवेली वेटलैंड यानी कि काजुवेली आर्द्रभूमि। जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इस नाम को याद कर लें और स्टेट का नाम भी जरूर याद रखें। किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। जी, मैं आपको बताऊं कि यह जो विहार है वह पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के करीब स्थित है और पूर्वी तट पर स्थित काजुवेली एक तरीके से विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है, महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है, महत्वपूर्ण वेटलैंड है विश्व स्तर पे, तो आपको एक तरीके से पूरे विश्व में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं या उनकी खासियत क्या है या उसमें डाइवर्सिटी किस तरीके से है, वो सारा का सारा एक डेटा आपको निकाल के उसको पढ़ जाना चाहिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स के टर्म में। और देखिए यहाँ पे बात की जा रही तमिलनाडु का 16वां पक्षी विहार। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली तमिलनाडु की स्टडी करना चाह रहे हैं, वहाँ के जो मतलब कि जो कंजर्व पार्क्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, उनकी अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो वहाँ पे इन सारी बर्ड सेंचुरीज को आप पढ़ सकते हैं। राइट, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ए, बी और डी ये भी तमिलनाडु के फेमस सेंचुरीज हैं। राइट, तो आप इनका नाम अच्छे से याद कर लें और साथ में आपको पूरी इंडिया में जितने भी फेमस वेटलैंड्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उनकी भी एक लिस्ट निकालनी चाहिए, उसको भी याद कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर कहीं ना कहीं बनता रहता है, स्टेटिक जीके के टर्म में भी ये बनता रहता है, तो आपको वो याद हो जाएगा। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which European country has legally approved a suicide machine for euthanasia seekers? किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए एक आत्मघाती मशीन को कानूनी रूप से मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, बेलारूस या स्विट्जरलैंड। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। राइट, स्विट्जरलैंड में यूथनेशिया के अंतर्गत अगर आप मृत्यु चाह रहे हैं, अपनी इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक मशीन डिजाइन की गई है, उस मशीन को यूज किया जा सकता है। राइट, तो ये एक चीज तो आप अच्छे से याद कर लें। जिन लोगों के लिए यूथनेशिया एक नया वर्ड है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे यूथनेशिया का मतलब है बेसिकली इच्छा मृत्यु। राइट, मतलब कि ऐसे लोग जो देखिए यहाँ पे इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आप उसको आत्महत्या से डायरेक्टली लिंक कर दें, मतलब कि जो कॉमन आत्महत्या होती है आप उससे इसको डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश मत करिए। बेसिकली यूथनेशिया जो है या इच्छा मृत्यु जो है उन लोगों को अलाउ किया जाता है, उन लोगों के लिए परमिशन दी जाती है जो शारीरिक रूप से या मानसिक तौर पे कष्ट झेल रहे होते हैं, दर्द सह रहे होते हैं और वो अब जीना नहीं चाहते हैं। राइट, तो उनके लिए बेसिकली ये टर्म यूज किया जाता है और डिफरेंट कंट्रीज में इच्छा मृत्यु को लेकर एक तरीके से लॉज हैं और उस लॉज उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कई सारी कंडीशंस हैं। कहीं पे स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, कहीं पे नॉर्मल कंडीशंस हैं। राइट, अगर आप इंडिया के टर्म में बात करें तो इंडिया में भी पैसिव यूथनेशिया को 2018 से एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण डिसीजन में इस चीज को बताया है कि पैसिव यूथनेशिया को दिया जा सकता है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में यूथनेशिया जो रखा गया है, पैसिव यूथनेशिया वो 2018 से रखा गया है। राइट, किस लॉ के तहत ये रखा गया है, किस एक्ट के तहत रखा गया है, ये भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यूथनेशिया सीकर कौन था, इंडिया में कितने यूथनेशिया सीकर्स हुए हैं या कितने यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु चाहने वाले अब तक हुए हैं, किनकी याचिकाएं अभी तक आई हैं। राइट, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे मशीन के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जो सुसाइड मशीन की बात की जा रही है, यूथनेशिया सीकर अगर इस सुसाइड मशीन का यूज करने वाले हैं
तो किस तरीके से मशीन काम करने वाली है या किस तरीके से मशीन उनकी हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि इस मशीन की मदद से यूथनेशिया सीकर या इच्छा मृत्यु चाहने वाले लोग बिना दर्द के 1 मिनट के अंदर ही मर सकेंगे, राइट। मैं अगर इसको एक तरीके से टेक्निकल प्रोसेस में समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताऊं कि जैसा आपको मालूम ही है कि हर आदमी को जीने के लिए एक तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो जो एटमॉस्फेयर से जो एयर एक तरीके से इनहेल करता है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज रहता है, नॉर्मली ये 20 से 21% रहता है। लेकिन जब इस परसेंटेज में डिप्रिवेशन आता है या इसमें घटत होती है या एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको घुटन महसूस होने लगती है, राइट। तो बेसिकली इस मशीन के अंदर यही प्रोसेस यूज होने वाला है। मतलब कि इस मशीन के अंतर्गत एक कैप्सूल बनाया गया है, उस कैप्सूल में जो भी इच्छा मृत्यु चाहने वाला होता है उसको पैक कर दिया जाता है और एक तरीके से ग्रेजुअली वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा को घटाया जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वहां पे हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया की स्थिति बनने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी बनने लगती है जो एक तरीके से मौत का कारण बन जाती है, राइट। तो इसमें और भी टेक्निकलिटी है, वो किस तरीके से, मतलब कि जो नॉर्मल घुटन है वो नॉर्मल घुटन से किस तरीके से डिफरेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इसमें एक तरीके से जो ब्लड के टर्म में जो एक तरीके से जो टेक्निकल टर्म यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, वही इसके लिए कॉज बनते हैं डेथ का, वो है हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। और यूथनेशिया को आप जितना एक तरीके से ब्रॉड में पढ़ सकें ये जरूर आप पढ़ें, बिकॉज ये मैं आपको बताऊं आज की डेट में बायोएथिक्स के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली रिसर्च का ये पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली रिसर्च का सब्जेक्ट है। मतलब कि बायोएथिक्स के अंतर्गत जैसे यहाँ पे जैसे वर्ड है बायोएथिक्स, यानी कि हम ऐसी कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसके थ्रू जो इच्छा मृत्यु चाहने वाला है उसको दर्द ना हो या उसको कष्ट ना हो, राइट। तो बायोएथिक्स में यूथनेशिया बहुत ही एक तरीके से एक्टिवली रिसर्च किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और इसके अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज के द्वारा यूथनेशिया को लीगली अलाउ किया गया है या उनको अलाउ करने का क्या क्या कंडीशंस हैं, राइट। ये आप ढंग से पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the repo rate recently released by the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में रेपो दर कितना रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 3.35%, 4.0%, 4.5% या 5.0%। तो सही ऑप्शन जान लें, यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे है 4.0%, राइट। तो ये रेट याद कर लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जब मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के टर्म में बात होती है तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्वार्टरली एक तरीके से इन रेट्स को रिवाइव करती है, इन रेट्स को बताती है कि ये रेट्स अब क्या होंगे। बिकॉज जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, और भी कई सारे रेट्स होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके से बाजार में पूंजी की घटत और बढ़त को बनाए रखने के लिए या एक तरीके से मुद्रास्फीति को बैलेंस करने के लिए ही आरबीआई समय समय पर डिसाइड करता है, राइट। स्पेशली अगर हम यहाँ पे रेपो रेट की बात करें या रेपो दर की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि रेपो रेट वह रेट होती है, वह दर होती है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, राइट। अगर ये रेट बहुत कम रहती है तो होता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोनिंग ले लेती हैं, और ज़्यादा जब वो लोन लेती हैं तो वो क्या करती हैं, उस लोन को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, राइट। और अगर आप यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कम पैसा ले पाते हैं, कम पैसा उधार ले पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लेंडिंग प्रोसेस है उसमें ईजनेस नहीं आ पाती है, यानी कि लिक्विडिटी में एक तरीके से बाधा आती है। तो ये एक तरीके से टूल है आरबीआई के लिए जिसको यूज करके वो देश में बाजार को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है और खासतौर पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी रेट्स हैं उनको भी आप फैक्चुअल नॉलेज उसकी ले लें। इसके टर्म में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी जरूर पूछा जाता रहेगा। जब भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां पे इन रेट्स को जरूर पूछा जाता है, तो आप इनको डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। और रेपो रेट को तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which former chief election commissioner of India has been included in the advisory board of the International Democracy Body? भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निकाय के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत या अचल कुमार ज्योति। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जो है वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निकाय के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है, सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, राइट। वहीं पे अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें सुशील चंद्र की, तो आपको मालूम होना चाहिए सुशील चंद्र इस समय प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, राइट। मतलब कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, राइट। तो इनके टर्म में भी आप याद कर लें। दूसरा, अगर हम बात करें ओम प्रकाश रावत की, अचल कुमार ज्योति की, तो ये भी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगर आप इनका टेन्योर जानना चाहें तो जरूर आप जानिए। जनरली इसके टर्म में क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे नाम जरूर जानिए। और फील्ड यही है कि ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जरूर यहाँ पे नाम याद कर लें। और सुनील अरोड़ा को एक तरीके से अलग से भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO has recently successfully test fired a VLSR-SAM missile. What type of missile is VLSR-SAM? DRDO ने हाल ही में VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल्स, राइट। तो ये कैटेगरी आप जान लें, सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैटेगरी को अच्छे से याद कर लें और नाम भी याद कर लें। बात की जा रही VLSR-SAM मिसाइल, यानी कि मिसाइल का एक तरीके से ये कैटेगरी है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि यह जो मिसाइल है वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इसको वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है, यानी कि जो हम SR-SAM की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, एक तरीके से इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि यह जो मिसाइल है वो 15 किलोमीटर की दूरी से भी लक्ष्य को भेद सकती है, लक्ष्य को टारगेट कर सकती है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से दिमाग में रख लें। और भी जो एक तरीके से इंडिया में जो अगर हम बात कर रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, इन कैटेगरीज की जब अगर बात उठी है तो आप इसकी भी एक अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ है, आप नहीं जान रहे हैं, तो ढंग से इसी डायमेंशन में एक तरीके से नोट्स बनाएं, पतली नोट्स बनाएं और वहां पे लिखें कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी मिसाइल्स हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में कमीशन्ड हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के में ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट हिंट की तरह काम कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएं और इसको नोट कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और इसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।